नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों में कुषाण वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने हिंद यूनानी, शक शासक और पहलव शासकों के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इस वीडियो में हम कुषाण वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सभी तथ्यों को देखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को इसमें मैंने शामिल करने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुषाणों ने पार्थियन शासन यानी पहलव शासकों का अंत करके अपनी सत्ता स्थापित की। कुषाण शासक यूची एवं तोखरी नामक खानाबदोश जनजाति के थे। ये आधुनिक चीन के सीमांत क्षेत्र के निवासी थे जो मध्य एशिया के माध्यम से भारत आए थे। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित मध्य एशिया था। यूची कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, जिनमें से एक कुषाण थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो कि आधुनिक पेशावर है, उसे बनाया। कुजुल कड़फिसेस ने रोमन सिक्कों की नकल करके उसी तरह के तांबे के सिक्के बनवाए। कुजुल कड़फिसेस के बाद एक प्रमुख राजा विम कड़फिसेस बना। विम कड़फिसेस को ही भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। विम कड़फिसेस ने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। विम कड़फिसेस ने ही बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। विम कड़फिसेस ने काफ़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए थे और यह शैव धर्म का उपासक था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसके कुछ सिक्कों पर भगवान शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिली हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक, सबसे महानतम शासक कनिष्क था। इसने अपनी राजधानी मथुरा में स्थापित की। कनिष्क के शासनकाल में ही भारत का अधिकार रेशम मार्ग पर था। चीन के रेशम व्यापारी अपने रेशमी वस्त्र को मध्य एशिया तथा यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में बेचने के लिए रेशम मार्ग से ही गुजरते थे, जिससे कनिष्क को बड़ी मात्रा में टैक्स की प्राप्ति होती थी। यही कारण है कि कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए। इसके साथ ही सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी करवाए थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत ही है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह से फागुन माह तक होता है। इसलिए हिंदी नव वर्ष चैत्र माह को माना जाता है, 1 जनवरी को नहीं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के संपोषण और संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया। इसके शासनकाल में ही 102 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस बौद्ध संगति में ही वासुमित्र ने तीनों पीठकों पर टीका लिखा था, जिसे महाविभास कहा जाता है। तीनों पीठक में सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम पीठक हैं, जिसके बारे में हमने बौद्ध धर्म के वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं। उसमें बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल क्रम से बताए गए हैं। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। कनिष्क के बारे में एक और प्रमुख तथ्य है कि कनिष्क का चीन का शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें कि पहले युद्ध में कनिष्क की हार हुई, जबकि दूसरे युद्ध में कनिष्क ने पांचाओ को पराजित कर दिया था। बौद्ध धर्म से लगाव और इसके संरक्षण में योगदान के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाणों के काल में ही गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ।
जिसमें कि गांधार कला, भारतीय कला और हिंद यूनानी इंडो ग्रीक कला को मिलाकर हुआ। गांधार कला को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म गांधार कला से ही जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं वो गांधार कला का ही उदाहरण है। गांधार कला की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थरों की बनाई जाती थी। गांधार कला का विकास भारतीय कला और इंडो ग्रीक कला मिलकर हुआ है, जबकि मथुरा कला का विकास भारतीय कला और स्थानीय कला के मिलने से हुआ है। मथुरा कला जैन धर्म से जुड़ी शैली थी। इसमें बनी मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर की होती थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में ही मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। इसने अपने दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। कनिष्क के समकालीन प्रमुख व्यक्तित्व में अश्वघोष, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, इन्होंने बुद्ध चरित, जिसे कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसकी रचना की थी। चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, जिसमें इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इनके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए इन्हें भारत के आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र पुस्तक में ही सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया है और मार्टिन लूथर की भी तुलना इनसे की जाती है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में मंथर थे, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे। ये कनिष्क के सलाहकार थे। इसके अलावा वासुमित्र, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने महाविभास की रचना की है। कुछ अन्य तथ्यों में देखें तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे। ये उपाधि उन्होंने चीनी शासकों से ली थी। कनिष्क के बाद कुषाण शासकों में एक प्रमुख शासक हुविस्क आया। उसने कश्मीर में हुविस्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी, जिसका उल्लेख कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया है। हुविस्क शैव धर्म का अनुयायी था। हुविस्क को संभवतः रुद्रदामन ने पराजित किया था, जिससे कि मालवा का क्षेत्र कुषाण के अधिकार से चला गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। एक प्रमुख बिंदु याद रखिएगा कि कुषाण शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। दोस्तों, ये थे कुषाण वंश से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य। इसके अगले वीडियो से हम गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।